बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो मनुष्य का स्वास्थ्य, मनुष्य स्वस्थ कैसे रह सकता है और उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब उसी के उसके अंतर्गत हम लोगों ने कई बीमारियां पढ़ी, जैसे कॉमन कोल्ड है, डेंगू है, मलेरिया है, इन सभी बीमारियों के बारे में पढ़ा था। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग, कवक या फफूंदी या फंजाई के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो कवक, फफूंदी या फंजाई, इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, हिंदी में कवक कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसे फफूंदी कहा जाता है। तो फफूंदी के द्वारा, कवक के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसके द्वारा मनुष्य में एक सामान्य बीमारी होती है जो बारिश के दिनों में, जबकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वायुमंडल में नमी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी हाई होता है, उस समय जो रोग हो जाता है वो रिंगवॉर्म या दाद का रोग हो जाता है। तो ये रिंगवॉर्म या दाद का जो रोग होता है ये बारिश के दिनों में होता है, जबकि वायुमंडल में नमी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तब ये होता है। तो इस रोग में क्या होता है मुख्य रूप से वो देखते हैं। तो रिंगवॉर्म या दाद का रोग कवक या फफूंदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? उस कवक का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटॉन। उस कवक का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक के द्वारा दाद या रिंगवॉर्म हो जाता है। माइक्रोस्पोरम के द्वारा भी होता है, इसे हम एपिडर्मिक फाइटॉन भी कहते हैं। तो ये रोग हो जाता है। ये दाद को रोग को टीनिया भी कहते हैं। दाद का रोग होता कब है? बारिश के दिनों में, जब टेम्परेचर हाई होता है, वायुमंडल की नमी बहुत ज़्यादा होती है। दाद के रोग में शरीर के किसी भी स्थान पर चकत्ते पड़ जाते हैं। किसी किसी में बहुत अधिक लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। सामान्य तौर पर बारिश के दिनों में गीला कपड़ा पहने रहें, कपड़े गीले पहने रहें तो दाद हो जाती है, रिंगवॉर्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो पैर के जॉइंट हैं और हाथ के जॉइंट हैं, जैसे पैर के जॉइंट और जहाँ पर हाथ की बगलें होती हैं गर्दन में, तो गर्दन में हाथों के जॉइंट, पैर के जॉइंट जो धड़ भाग से, ट्रंक भाग से जुड़ता है, वहाँ पर दाद होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा दबा रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो पसीना ज़्यादा निकलता है, और पसीना, नमी ज़्यादा होने से, टेम्परेचर ज़्यादा होने से नमी के कारण ये सूखता नहीं, तो वहाँ पर फंगस या फफूंदी लग जाती है और उसी से दाद रोग हो जाता है। इसमें लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, ये सामान्यतः हो जाती है, और इसमें शरीर के हो तो किसी भी स्थान पे सकती है, लेकिन सामान्यतः हाथ और पैर के जॉइंट और गले में ये ज़्यादातर हो जाती है। इसके अतिरिक्त पैर की उंगलियों के बीच में हो जाता है, पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों के बीच में भी दाद हो जाती है। ये रिंगवॉर्म अफ्रीकन कंट्रीज़ में सर में भी हो जाती है। सर में भी बाल बहुत अधिक है और उनमें सही ढंग से सफाई नहीं हो पाती है, पानी का जमा हो जाता है, तो उनमें सर में भी हो जाती है। तो ये फफूंदी जो हो जाती है, जिससे दाद रोग हो जाता है, तो शरीर के अलग अलग स्थानों पर लाल रंग के चकत्ते, उंगलियों के बीच में, हाथ पैर के जॉइंट प्लेस पर, सर में हो जाती है। और इसका उपचार क्या है? गीले कपड़े ना पहने, सदैव कपड़ों को सुखा करके पहने, और शरीर की सफाई रखें।
जो जॉइंटेड प्लेस हैं हाथ और पैर के, इनमें सफाई रखें ताकि वहाँ पर कवक या फफूंदी का विकास ना हो, उनकी वृद्धि ना हो, तभी इस रोग से बचा जा सकता है। तो गीले कपड़े बिल्कुल ना पहने, सफाई रखें और सूखे कपड़े पहने, गीले कपड़े ना पहने, और पसीने से भीग जाने पर भी कपड़ों को बदल लेना चाहिए जिससे कि दाद या रिंगवर्म ना होने पाए। तो ये रिंगवर्म किससे होता है, कब होता है, ये आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। किन कवक या फफूंदी के द्वारा हो जाता है ये रोग, ये आपको जानना है। तो रिंगवर्म या दाद रोग किसके द्वारा होता है, किस कवक या फफूंदी के द्वारा होता है और कब हो जाता है, और इसके लक्षण शरीर में क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या होते हैं, ये आपको लिखना है। तो ये किसके द्वारा होता है, किस कवक के द्वारा होता है और शरीर में इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे बचने का क्या उपाय करना चाहिए, ये आपको पॉइंट आउट करना है और कापी में, फेयर कापी में लिखना है। इसके अतिरिक्त जैसे कि कवक किसी को हो गई, फफूंदी मतलब दाद हो गई, रिंगवर्म हो गई, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे, जो भी है सफाई कर लेंगे और सफाई करने के बाद एंटीसेप्टिक क्रीम या कोई भी क्रीम, दाद वाली क्रीम लगाएंगे और उसी से इसका बचाव हो सकता है और इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिंगवर्म या दाद के बारे में। अब आगे इसी के पढ़ते हैं ये एड्स के बारे में। एड्स जो बीमारी है, इसे भी एक भयानक बीमारी है। एड्स की बीमारी जिसको हो जाती है उसका आज तक कोई इलाज नहीं निकला है। ये एड्स की बीमारी की जो खोज, इन्वेंशन हुई है, ये 1981 में अटलांटा जॉर्जिया में इसका अन्वेषण हुआ था, इसके बारे में पता चला। और 1983 में 1983 में इसके वायरस को डिस्कवर किया गया, इसके वायरस की खोज की गई, वायरस से। इसके बाद इंडिया में एड्स के बारे में 1986 में इसका पता चला, 1986 में एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड माने क्या होता है, प्राप्त करना, डिफिशियंसी माने क्या होता है, कमी। एक्वायर्ड माने प्राप्त करना, डिफिशियंसी माने कमी। एक्वायर्ड इम्यूनो, एक्वायर्ड माने प्राप्त करना, इम्यूनो माने क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनो माने इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता, और डिफिशियंसी माने कमी, और सिंड्रोम रोग कोई लक्षण। तो एक्वायर्ड इसमें क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता, डिफिशियंसी कमी आ जाती है। तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता की कमी आ जाती है, और एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यही एड्स में होता है। और एड्स के वायरस को हम लोग HIV वायरस भी कहते हैं। एड्स के वायरस को HIV वायरस भी कहा जाता है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ह्यूमन माने मनुष्य, इम्यूनो माने प्रतिरोधक क्षमता, डिफिशियंसी माने कमी
वायरस, ऐसा वायरस जो शरीर में इम्यून सिस्टम की कमी कर देता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी ला देता है। इसीलिए इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी माने कमी और इम्यून माने प्रतिरोधक क्षमता, तो रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, ये मुख्य चीज होती है। तो इस प्रकार से जो एड्स का जो वायरस होता है इसे हम HIV वायरस भी कहते हैं। और इसके पश्चात ये इसका जो वायरस होता है, इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन माने उद्भवन काल, उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जैसे मलेरिया में हमने बताया था, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि जैसे वायरस में जब ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचा, तो वायरस के पहुंचने के बाद जब हमारे शरीर में इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तो उस समय अंतराल को, टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब वायरस का शरीर में पहुंचना और पहुंचने के बाद जब इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं इस रोग के, तो उस समय अंतराल के पहुंचने और लक्षण प्रकट होने का जो समय अंतराल होता है, टाइम इंटरवल होता है, इसी टाइम इंटरवल को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल होता है, लक्षण प्रकट होने का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है? सम मंथ, कुछ महीनों से लेकर के 10 साल तक का समय होता है। मतलब कब पहुंचा और कब लक्षण प्रकट होगा, बहुत लंबा समय अंतराल, 10 साल का, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब कहाँ से आया और कब ये शरीर में कब प्रवेश किया और इसके लक्षण प्रकट कितने समय बाद। तो कुछ महीनों से लेकर के और 10 साल तक इसके कभी भी लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ये एड्स होता किसके द्वारा है? जो प्रभावित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने पर ही होता है। दाद रोग जो होता है वो भी किसी के संपर्क में आने पर भी हो सकता है और गीले कपड़े से भी हो जाता है। वैसे ये जो एड्स रोग है ये किसी के संपर्क में आने पर होता है। उसका प्रदूषित जो इंजेक्शन उसने लगाया वही इंजेक्शन आपको लगा दिया जाए, प्रदूषित जिस व्यक्ति को रोग है उसका ब्लड आपको चढ़ा दिया जाए, तो ये प्रदूषित व्यक्ति के संपर्क में आने पर जो व्यक्ति एड्स रोग से पीड़ित है उसके संपर्क में आएंगे, उसका ब्लड लगेंगे, उसकी उपयोग की हुई चीज़ का उपयोग करेंगे, सिरिंज का, और उससे यदि ब्लड लेते हैं तो आपको भी हो जाएगा। तो जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है, एड्स रोग से प्रभावित होता है, उसके शरीर से कोई भी चीज़ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एड्स हो सकता है। उसकी सिरिंज लगाएंगे तो भी हो सकता है, ब्लड प्राप्त करेंगे तो भी हो सकता है। कोई भी चीज़, जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है उसके शरीर से कोई भी व्यक्ति दूसरा कोई भी पदार्थ को, किसी भी चीज़ को प्राप्त करता है तो वो एड्स से पीड़ित हो जाएगा। इस प्रकार से एड्स होता है, एड्स फैलता है। तो इस प्रकार से ये एड्स की जो बीमारी होती है फैलती है। अब ये जो एड्स का वायरस है इसका अभी तक टीका नहीं बना है। एड्स से होने वाली जितनी बीमारियां होती है, वायरस से होने वाली जितनी बीमारियां, विषाणु या वायरस से जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों का सामान्यतः टीका ही बनता है। कोई दवा इस पर कारगर नहीं करती। जैसे जुखाम होता था वायरस से तो वो अपने आप ठीक होता है 8-10 दिन में। शरीर अपने आप उस रोग से शरीर स्वयं लड़ता है, कोई दवा इसमें कारगर नहीं होती। शरीर में स्वयं एंटीबॉडीज बन जाते हैं, प्रतिरक्षी बन जाते हैं। वायरस से होने वाले सभी रोगों में वायरस के एक बार पहुंचने पर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी बनते हैं और वही एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी हमारे शरीर की
उस रोग से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से और इसका टीका ही कारगर होता है। टीके के अलावा कुछ कारगर, जैसे कि वायरस से चेचक होता है तो इसका भी टीका आता है। पोलियो ये भी वायरस से होता है, इसका भी टीका आता है। तो सामान्य तौर पर वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए टीका ही बनता है और टीका ही उसका उपचार होता है। जैसे इस समय कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस की कोई कारगर इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है कि दवा खाओ ठीक हो जाएगा। इससे भी इसका टीका बनेगा, और जब तक टीका नहीं आएगा तब तक इसका कोई कारगर इलाज नहीं है। और जो टीका लगता है, टीका क्या होता है? कोरोना वायरस को ही निष्क्रिय करके, इनएक्टिव करके शरीर में प्रवेश कराया जाता है, और प्रवेश कराने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, प्रतिरक्षी बनते हैं, और वही हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे आजकल कोरोना के जो पेशेंट हैं उनमें क्या की जा रही है? प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? जो लोग कोरोना रोग से पीड़ित थे और वो ठीक हो चुके हैं, तो जो लोग कोरोना रोग से पीड़ित थे और ठीक हो चुके हैं, तो उनके शरीर में उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, प्रतिरक्षी बन चुके हैं। तो वो उनके शरीर से प्लाज्मा ले लिया जाता है, और वो उस प्लाज्मा में क्या है? कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ हैं। तो जो व्यक्ति कोरोना रोग से पीड़ित है उसके शरीर में वो प्लाज्मा, ये एंटीबॉडी डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो कोरोना वायरस से ठीक हो जाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी में जो क्या होता है, जो रोग कोरोना रोग से पीड़ित थे, ठीक हो चुके हैं, उन्हीं के शरीर से प्लाज्मा ले लिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में प्लाज्मा रोग से ठीक होने के बाद क्या होता है, उस रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न हो चुके हैं, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो चुके हैं। वही प्रतिरक्षी दूसरे के शरीर में जा करके कोरोना रोग से उसको ठीक कर देंगे। तो इस प्रकार वायरस से होने वाली जितनी बीमारियां होती हैं उनके टीके ही कारगर हो सकते हैं। जब भी टीके आ जाएं मार्केट में, और तभी उससे उपचार संभव हो सकता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने दांत के रोग के बारे में और एड्स के बारे में पढ़ा, और एड्स के बारे में डायग्रामेटिक वायरस का स्ट्रक्चर बना करके और डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।